स्वागत है आप लोगों का आज की कक्षा में। कल हम चर्चा कर रहे थे यण संधि के बारे में। तो ये तय हुआ था कि इक के स्थान पर यण होता है अचवाद में रहने पर। तो ये भी अपन ने देखा था कि इक प्रत्याहार में जो भी वर्ण होंगे उन वर्णों के स्थान में जब हम यणादेश करेंगे तो यणादेश करते समय इक के बाद में कोई भी वर्ण होगा तो उस इक वर्ण को हम ये ध्यान में रख कर के यणादेश करेंगे कि उसका साथी कौन है। तो ई का साथी कौन है? य। इसीलिए हम यण क्या करते हैं, ई के स्थान पर य। अब हमने कहा ई जो है उससे दीर्घ ई का भी ग्रहण होगा। तो ह्रस्व ईकार के जगह जैसे य आदेश होगा उसी तरह से दीर्घ ईकार के जगह भी य आदेश होगा। अवगतम। अब हमको ये ध्यान में रखने चाहिए कि जब ये तय हो गया कि इस स्थिति में ही यण होगा तो कभी भी हम कोई किताब पढ़ते हैं, कहीं भी ऐसे संधि युक्त पद आते हैं तो हमें उसको देख करके अलग करने का थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी गद्य आप पढ़ रहे हैं और उस गद्य में आ गया यद्येवं मानवस्य जीवनं भवति। तो यद्येवं में देखते ही आपको ये पहचानना है कि यहाँ संधि क्या होगी। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी जो सामान्य बात है जिससे आप संधि को समझ सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊं। कि यहाँ ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो संधि वर्ण है, संधि हम करते हैं ये वर्ण के स्थान में होगा और ये संधि जो परिवर्तन हम करते हैं उसमें कुछ ऐसी संधि है जहाँ पहले वाले वर्ण के स्थान में परिवर्तन होता है और बाद में जो भी अक्षर रहेगा उसके साथ में वो सीधे जाके मिल जाता है। तो परिवर्तन केवल पूर्व वर्ण के जगह पर ही होगा, पहले वर्ण के जगह पर ही परिवर्तन होगा। बाद में जो स्वर रहेगा वो उस स्वर से सीधे जाके मिलेगा। तो कहीं पर में पूर्व वर्ण के स्थान में परिवर्तन होगा, कहीं बाद वाले वर्ण के स्थान में परिवर्तन होगा, कहीं दोनों के स्थान में परिवर्तन होगा। तो कौन सी संधि कहाँ परिवर्तन करता है ये हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो जैसे ये यण संधि जो है ये पूर्व वर्ण के स्थान पर परिवर्तन करने वाली संधि है। अर्थात यहाँ जब भी परिवर्तन होगा तो पहले वाले अक्षर पे परिवर्तन हमको करना है। तो जैसे आपने देखा कि यदि प्लस अस्ति है तो ई का परिवर्तन य में हुआ। अब य के बाद जो स्वर है उसके साथ में मिल गया तो य के बाद अ है तो जाकर के मिला तो यद्यपि बना। अवगतम। अब जब आपको ये ध्यान में है कि ई का परिवर्तन य होता है और य के बाद जो स्वर रहेगा वो उससे जाके मिलेगा, तो अब आपको करना क्या है कि कहीं भी संधि युक्त पद आपको दिखे तो य में जो स्वर लगा हुआ हो उस स्वर को आप अलग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा प्रत्येकः, तो प्रत्येकः में देखिए जोड़ कहाँ आ रहा है बोलने पर, प्रत्यय में आ रहा है। तो प्रत्यय में देखिए कि कौन सा स्वर लगा हुआ है, ए। तो इस ए को लेकर के अलग कर दीजिए पद। तो अलग कर दिए तो क्या बन गया, एकः। अब आपको पता है कि ई किसके जगह होगा, य किसके जगह होगा, ई के जगह। इसका मतलब अब वो जो य है उसको ई समझ करके पूर्व वर्ण में उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो ई किस में मिलेगा, ई से पहले जो वर्ण है तो उसमें मिलेगा।
तो शब्द क्या बन गया? प्रति। अब ये प्रति जो है ये हो गया अलग शब्द, एका हो गया अलग शब्द। इसी तरह से मान लीजिए हमने कहा नद्यस्ति, तो नद्यस्ति में जोड़ किस पे आ रहा है? नद्य पे। अब य में कौन सा स्वर है? अ, तो अ स्वर है, इसका मतलब अ को लेकर के अलग शब्द बना दीजिए। और उसके बाद में जो य बचा उस य को ई में परिवर्तन करके पूर्व वर्ण के साथ में जोड़ दीजिए। तो पूर्व वर्ण कौन है? द, तो द में ई जुड़ जाएगा तो क्या बनाएंगे? नदी। अब एकदम, अब ये थोड़ा सा ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि य तो छोटी के ई के जगह भी हो और बड़ी ई के जगह, तो उसमें शब्द में छोटी ई होगी या बड़ी ई, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्योंकि मान लीजिए नदी में हम छोटी ई कर देंगे और आगे अस्ति है तब भी यन तो हो जाएगा, लेकिन नदी शब्द हमेशा दीर्घ इकारांत है, तो संधि करते समय, संधि विच्छेद करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ बड़ी ई होगी। अवगतम। अब चाहे इति प्लस आदि है तो आ से जाके मिला इत्यादि। अवगतम। तो इस तरह से सारे वर्ण में ये ध्यान रखना है कि यन संधि पूर्व वर्ण के स्थान में परिवर्तन करेगा, बाद में जो स्वर होगा उससे जाके मिल जाएगा। अब कल हमने केवल ई को जो परिवर्तन य होता था वो देखा था। अब इक में दूसरा वर्ण कौन है? ऊ। तो ऊ के बाद में यदि कोई अच रहेगा तो ऊ का परिवर्तन किस में होगा? व में। ये ध्यान रखना है। अब ऊ का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ह्रस्व ऊकार भी हो सकता है और दीर्घ ऊकार भी हो सकता है। तो चाहे ह्रस्व ऊकार के बाद में अच हो या दीर्घ ऊकार के बाद में अच हो, वो ऊ व में बदलेगा, क्योंकि व जो है उसका साथी वर्ण कौन है? यन में व, क्योंकि ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और व का भी उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अवगतम। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए उदाहरण आता है सूत्र का, मधु प्लस अरि है, तो मधु में क्या है? ऊ, आगे अरि में क्या है? अ। तो अब इक प्रत्याहार का वर्ण कौन है यहाँ? मधु में ऊ, आगे अरि में स्वर वर्ण है अ, ऊ का परिवर्तन क्या करेंगे? व जाके अ से मिलेगा, शब्द क्या बनेगा? मध्वरी। अवगतम। यदि मान लीजिए कि यहाँ मधु शब्द के बाद कोई आदि शब्द है तो वही वो ऊ व में बदलेगा, केवल स्वर में जाके मिलेगा तो क्या बनेगा? मध्वादि, ये बनेगा। इसी तरह से मान लीजिए हमने कहा भानु, ये है स्थिति। अवगतम। तो अब भानु ये दीर्घ उकारांत शब्द हो गया, तो दीर्घ उकारांत है तब भी क्या होगा? ऊ को यन में परिवर्तन हम करेंगे। तो इस तरह से चाहे ह्रस्व वर्ण हो चाहे दीर्घ वर्ण हो, कोई भी उकार होगा तो उसका परिवर्तन क्या होगा? वो आगे स्वर में जाकर के सीधे वो मिलेगा। अवगतम। इस तरह से हम मधु अरि रहे तब भी हम करेंगे। अवगतम। और यदि मान लीजिए कि कोई दीर्घ उकारांत शब्द रहेगा तब भी होगा, ह्रस्व उकारांत रहेगा तब भी होगा। अब हम इन चीज़ों को ध्यान में रख करके स्वर उदाहरण को जितना भी अधिक से अधिक कर सकें, तो आपके सामने में जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में अन्य बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, तो हम उन उदाहरणों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चले। ये सारे के सारे जो आपके उदाहरण हैं, ये उदाहरण अन्य उदाहरणों में दिए गए हैं। इति आचरन्ति, इत्याचरन्ति, प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम, नदी प्लस आसीत, नद्यासीत। तो इस तरह से उकार का भी परिवर्तन किस में हो जाएगा? वकार में। तीसरा क्या है उदाहरण? री के स्थान में परिवर्तन करना है अपने को र। कब? अच बाद में रहने पर। तो री को जब हम अर में बदलेंगे, ध्यान रखिएगा, री किस में बदलेगा? र में, क्योंकि इक प्रत्याहार का वर्ण है कौन? री। उसके जगह पर जो उसी का साथी वर्ण कौन होगा? यन का य। तो जैसे उदाहरण के तौर पर स्थिति क्या है? धात्री प्लस अंशः, तो धात्री में क्या है? री, आगे अंशः में क्या है? अ। अब अंशः में जो अ है वो स्वर वर्ण है और री जो है इक प्रत्याहार में आता है,
तो री का परिवर्तन क्या करेंगे, र। तो अब जरा ध्यान दीजिए शब्द को कि पित धात्री में जो री है उसमें से हम त को अलग करेंगे और री के जगह परिवर्तन क्या कर देंगे, र। तो त आधा है और र है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, धात्र। अब ये धात्र हलंत हुआ, अब वो अ से जाके मिलेगा अंशः के अ से, तो सब एक शब्द बन करके एक पद बन करके बन जाएगा धात्रंशः। हमने कहा मान लीजिए कि पितृ प्लस आचारः, पितृ प्लस आचारः में अब आपको दिमाग क्या रखना है, यहाँ भी पितृ में क्या है, री, आगे आचारः में शब्द कौन है, आ, तो री का परिवर्तन हमेशा र में होगा, तो जाके बनेगा पित्र प्लस आचारः पित्राचारः। अब इसी तरह से हमने 2-4 उदाहरण तो पढ़ लिया और इसके साथ में ध्यान में रखते हुए हम कोई गद्यांश पढ़ रहे हैं, कोई पद्य पढ़ रहे हैं, अब एकदम। तो हमने कहा उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए कि प्रयोग बनाते हैं, जब कोई संस्कृत का गद्य हमारे सामने में आता है, कोई पद्य आता है, तो हम उस स्थिति में हम जब विचार करेंगे कि यहाँ क्या संधि विच्छेद हो सकता है, तो आप परिवर्तन केवल ध्यान रखिए कि जहाँ त्र में कोई स्वर सुनाई देगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा पित्रेकम, अब आपको हमने कह दिया कि मान लीजिए पित्रेकम है या पित्रेकः है, ये शब्द है, तो पितृ प्लस एकः, क्योंकि पित्रे में कौन सा स्वर है, ए, तो ए को लेकर के अलग कर दीजिए। और आपको पता है कि र किसके जगह होता है, री के जगह, तो र से पहले जो वर्ण है उसमें री जोड़ दीजिए, क्या होगा, पितृ प्लस एकः बराबर पित्रेकः। हमने कहा मातृ प्लस इव, मातृ प्लस इव, मान लीजिए ये शब्द है, तो मातृ में क्या है, री, आगे क्या है, ई, तो री किस में बदलेगा, र में, तो मात्रा पूरा होगा, ई जाके मिलेगा क्या है, मातृव। अब एकदम हमने कहा धात्री प्लस ए, तो धात्री प्लस ए है, तो धात्री में री है, आगे ए है, तो री किस में बदलेगा, र में, क्या बनेगा, धात्रे। अब एकदम इसी तरह से पितृ शब्द के चतुर्थी के एक वचन बनता है पित्रे। अब आपको कोई कहेगा कि पित्रे का संधि विच्छेद कीजिए, तो पित्रे में क्या स्वर सुनाई दे रहा है, ए पे जोड़ आ रहा है, तो ए को अलग कीजिए। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, र, र किसके जगह होता है, री के जगह, तो र को र से पहले जो वर्ण है उसमें री बना करके प्रयोग कीजिए, क्या बना, पितृ प्लस ए बराबर पित्रे। अवगतम। इस तरह से हमने देखा कि ई का परिवर्तन य, उ का परिवर्तन व, री का परिवर्तन र, इसी तरह से री का परिवर्तन ल में होगा, क्यों कि री का जो इक वर्ण है उसका स्थानीय, उसका आदेशवाचक शब्द कौन है, ल, यण में, तो दोनों का उच्चारण स्थान दंत है समान, इसे री के स्थान में हमेशा यण का क्या होगा, ल वर्ण। अवगतम। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा री प्लस आकृति, री प्लस आकृति कहा, तो अब ऐसी स्थिति में री में जो री स्वयं वर्ण है वो इक में आ रहा है, आगे आकृति है, ली का परिवर्तन क्या होगा, ल, और ल व्यंजन वर्ण आधा लिखेंगे, तो ल प्लस आकृति, तो क्या बनेगा प्रयोग, लाकृति। अब मान लीजिए आपको कोई पूछ दे, सामान्य रूप से हम ये नहीं कह रहे हिंदी हो कहीं भी हो, आपको कोई पूछे लाचार का संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि के हिसाब से यदि हम तोड़ सकें तो ये तो पता है ना कि लाचार में क्या स्वर सुनाई दे रहा है, आ, तो आ को लेकर के अलग शब्द कीजिए आचारः, और उसमें क्या है, ल, ल किसके जगह होता है, री के जगह, तो हमने कहा री प्लस आचारः बराबर लाचारः। अब एकदम री के समान आचार इत्यर्थ। हमने कहा मान लीजिए लकारः, लकारः को संधि विच्छेद कीजिए। अब जरा ध्यान रखिए कि लकारः को देखते ही हमारे दिमाग में होगा कि इसका क्या संधि विच्छेद करें, लेकिन संधि के आधार पर यदि हम विचार करें तो यहाँ कहाँ संधि हो सकती है, तो आपने देखा कि भाई ल वर्ण है, तो ल वर्ण जो है इसको यदि हम तोड़ना चाहें तो कैसे टूटेगा, क्योंकि ल में अ की स्वर ध्वनि सुनाई दे रही है, अ वर्ण है, अ है अच,
तो अच परे रहने पर ल वही होता है जो लृ होगा। तो इसका मतलब हम लृ प्लस अकार ये संधि विच्छेद करेंगे तो इको एन से ये स्थान में यण हो करके लृ को ल में बदलेंगे, ल जा करके आकार से मिल जाएगा तो क्या बनेगा लकारः। तो लकारः तो लृ इव आकारः यस्य स लकारः इत्यर्थः। अवगतम। तो लाकृति ही लकारः इत्यादि कहीं भी प्रयोग होगा तो ये सारे यण संधि के प्रयोग होंगे। अवगतम। इस तरह से सूत्र के प्रत्येक पद के आधार पर हिंदी में अर्थ आपको पहले मालूम होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए कि हम जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं उसके लिए जब तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ विशेष बातें ज़रूर होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने शुरू में पढ़ाते समय कहा कि इस सूत्र को इस रूप में भी हम देखें कि इक क्या है स्थानीय, यण क्या है आदेश और अच क्या है निमित्त। इसी तरह से इसको हम दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं। यहाँ हम जैसे पहले आपको बताया था कि किसी भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय दो चीज़ें होती है कि जिसको ध्यान में रख कर के काम किया जाता है वो होता है उद्देश्य, और जो चीज़ें की जाती है जिसका विधान किया जाता है वो होता है विधेय। तो इस सूत्र में इक को उद्देश्य करके यण का विधान कर रहे हैं। तो जैसे इक को हम स्थानीय कहते हैं उसी तरह से इक को हम उद्देश्य भी कह सकते हैं। जो कार्य होता है उसको हम विधेय कहते हैं और जिसका विधान किया जाएगा उसे हम विधेय भी कहते हैं। तो कार्य भी क्या कर रहे हैं हम यण, तो यण कार्य होने के कारण यह आदेश भी कहलाएगा और इसका विधान होने के कारण यह विधेय भी है। इस तरह से उद्देश्य और विधेय इस रूप में भी यदि हम सूत्र को देखें तो यह सूत्र उद्देश्य विधेय रूप में भी है, स्थानीय आदेश के भी रूप में है, और जो आपका जो तीसरा शब्द है अचि वह निमित्त है। अवगतम। अब जरा ध्यान दीजिए, आप लोग परीक्षा में प्रश्न पत्र पलट के देखिएगा तो आपको कई बार क्या होता है कि संधि प्रकरण के कोई सूत्र दे देगा और कहेगा कि इसको संस्कृत में आप अर्थ लिखिए। अब जब संस्कृत में अर्थ लिखिए तो अर्थ करते समय में कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस सूत्र को अपनी भाषा में छोटे शब्दों में आप अच्छी तरह से समझा के लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कि हमको सब कुछ आता है लेकिन केवल उसको प्रयोग करने की ज़रूरत है। जैसे हम धीरे धीरे जब पढ़ते हैं तो अब उसमें कुछ अव्ययवाचक भी शब्द का हमको ज्ञान रहता है। इतना तो संस्कृत हम रखते हैं तो इतना पता होता है कि अत्र मने यहाँ, अस्ति मने है, तो अत्र यहाँ अस्ति मने है, ये सब चीज़ें तो हमको पता है। अब जो बाकी जो चीज़ें हैं ये हम सूत्र में आपको पढ़ाते समय पढ़ा ही रहे हैं। तो हमने आपको कहा कि भाई यहाँ इस सूत्र में इक क्या है स्थानीय है। इस सूत्र में कितने पद हैं? 3 पद हैं, इकः यन अचि। तो अब हम यदि इसको इसी चीज़ को संस्कृत भाषा में लिखें तो ये कि अत्र त्रयम पदम अस्ति, अत्र 3 पदानि सन्ति। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमने कहा, इसको भी हम यदि सामान्य रूप से और हिंदी भाषा में बोलें तो इतना तो हमें ज्ञान रहता है कि जहाँ में पे पर रहेगा उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो यदि हमें कहीं भी में पे पर बोध होता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। और जैसे दुनिया का कोई भी अकारांत शब्द हो, सप्तमी के एकवचन में कोई पूछे रूप तो उसके अंत में ए जोड़ के हम बोलते हैं। जैसे हमने कई बार बताया, राम है तो क्या बोलेंगे? रामे। वृक्ष है तो क्या बोलेंगे? वृक्षे। नगर है तो क्या बोलेंगे? नगरे। अब जो है सप्तमी का अर्थ क्या होता है? में पे पर। तो यदि हमको बोलना होगा वृक्ष पर तो अनुवाद क्या बनाएंगे? वृक्षे। यदि प्रयोग करना है गांव में क्या बोलना होगा? ग्रामे। यदि बोलना होगा नगर में क्या बोलेंगे? नगरे। विद्यालय में विद्यालये। सूत्र में क्या बोलेंगे? सूत्रे, है ना।
अब ये जो सूत्रे है इसमें आपने सप्तमी विभक्ति लगा दी तो क्या अर्थ हुआ? सूत्र में। अब इसके लिए आपको ये शब्द का प्रयोग करोगे इस सूत्र में, तो सूत्र में का तो संस्कृत आ गया। अब इस चीज़ को बताने के लिए ध्यान रखिए कि हम छोटे छोटे शब्दों का अभ्यास बाद में कराएंगे, लेकिन इदम शब्द जो है वो यह अर्थ को बताता है। इदम मने यह, और इसका रूप पुल्लिंग में भी होता है क्योंकि ये सर्वनामवाची शब्द है। सर्वनामवाची शब्द यदि पुल्लिंग है तो इदम का भी प्रयोग पुल्लिंग में। तो अयम रामः, अयम छात्रः इत्यादि बोलते हैं। तो इसी के सप्तमी विभक्ति में पुल्लिंग में एकवचन में अस्मिन बोलता है। अब ध्यान रखिए, कम से कम और कुछ याद मत रखिए, इसमें इस अर्थ को बताने के लिए हमको क्या बोलना है? अस्मिन। तो अब हम इसको यदि ये बोलें कि अस्मिन सूत्रे पदत्रयम अस्ति, इक इति, यन इति, अच इति। अवगतम? यदि हम इसी को छोटी भाषा में और कहें, दूसरे किसी भी रूप में लिख सकते हैं। अस्मिन सूत्रे पदत्रयम अस्ति, इक इति प्रथमं पदम, यन इति प्रथमं पदम, द्वितीयं पदम, अचि इति तृतीयं पदम। इसको यूँ भी कह सकते हैं, अस्मिन सूत्रे इक इति स्थानी पदम, यन इति आदेशवाचकम पदम, अचि इति निमित्तवाचकम। इतना भी नहीं कह सकते हैं, इक स्थानी वर्तते अस्ति, यन आदेशः अस्ति, अचि निमित्तः अस्ति। तो ये सब जो है छोटे छोटे शब्दों का जब हम प्रयोग करेंगे तो सूत्र का अर्थ अपने आप संस्कृत में भी हम बोल सकते हैं। इसी तरह से पढ़ते पढ़ते ही हमारा अभ्यास हो जाएगा। अवगतम? यदि हम इसको, जैसे हमने कहा कि आपने कहा इस सूत्र का अर्थ कि इक के स्थान में यन होता है, तो यही बातें हैं। इसको बोलना है इकह, क्योंकि इकह आपने पता ही है कि षष्ठी में है, तो षष्ठी में बोलेंगे इकह। तो इकह स्थाने यन भवति अचि परे, इतना कहने से भी सूत्र का अर्थ हो जाएगा। तो इक के स्थान में यन होता अच परे रहने पर। इसी को थोड़ा सा हम विस्तार करके लिखें और समझाने के लिए कि हमको समझ में आता है। तो अत्र इक उद्देश्यवाचकम पदम, यण विधेयवाचकम पदम, अचि इति निमित्तवाचकम पदम। तो इकः स्थाने यन भवति अचि परे, इकः परे यदि यन भवति तर्हि इकः स्थाने यन आदेशो भवति। उदाहरणं यथा इति अस्ति, इत्यस्ति, नदी अस्ति, नद्यस्ति, सुधि उपास्य, शुद्धि उपास्य। तो इस तरह से हम छोटे छोटे शब्दों से इस तरीके का भी बोलने का भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि भाषणात् भाषा, और हमें आपको संस्कृत में बोलने के लिए भी तैयार करना है। तो ये यदि आप इसको सुनते सुनते भी अभ्यास करेंगे तो भी हम संस्कृत बोलने लग जाएंगे। अवगतम? तो इस तरह से यन संधि का एक ही नियम है, इको यनचि, और वो आपको तैयार हुआ। अब आपको करना क्या है इस सूत्र में? यन संधि करने वाला सूत्र इको यनचि। नीचे हिंदी में एक शब्द में अर्थ लिखिए, एक वाक्य में। इक के स्थान पर यन होता है अच बाद में रहने पर। इस सूत्र के द्वारा इक के स्थान पर यन कार्य होता है अच बाद में रहने पर। जैसे सुधि उपास्य, यहाँ इक प्रत्याहार का वर्ण है ई, इसके बाद अच वर्ण है उपास्य का उ, उपास्य का उ। ये अच वर्ण होने पर ई के स्थान पर परिवर्तन य करने पर शुद्धि उपास्य प्रयोग बनता है। अवगतम? इस तरह से हमको धीरे धीरे इस सब का भी अभ्यास करना है। चलिए, तो ये एक संधि आपका यण संधि संपन्न होता है। विशेष चर्चा करेंगे, और जब हम धीरे धीरे समझने लगेंगे तो जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी उस विशेष चीज़ की चर्चा करेंगे। अब हमने आपको कहा था कि जैसा काम वैसा नाम, तो यण कार्य आपने किया, इसीलिए इसका नाम हो गया यण संधि। दूसरी संधि है अयादि संधि। क्या नाम है? अयादि संधि। तो अयादि संधि जो नाम है, इसको हम
बोलेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अय आदि संधि, अय आदि संधि, आदि से आपको 3 चीज और पकड़ना है, अब, आय और आव। तो अब आप पहले सीधे सीधे तरीके ध्यान रखिए कि अयादि संधि में 4 प्रकार के शब्दों का परिवर्तन होता है, परिवर्तन होकर के 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला अय, दूसरा अव, तीसरा आय, चौथा आव। जहाँ पर इन चारों में से कोई वर्ण परिवर्तन होगा उस संधि को हम अयादि संधि कहेंगे। तो हो सकता है केवल अय रहेगा आदेश, तब भी अयादि बोलेंगे। यदि मान लीजिए अब होगा, क्योंकि चारों चीज़ें तो एक साथ होगा नहीं, या तो कहीं अय होगा, कहीं अब होगा, कहीं आय होगा और कहीं आव होगा। तो अयादि का मतलब पहले हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अयादि का मतलब है ये अय, अब, आय, ये 4 शब्द परिवर्तन करके लाना है हमको। ये जहाँ स्वर सुनाई देगा, ये जहाँ उच्चारण करते समय में हमें सुनने में आएगा, इस प्रकार की ध्वनि सुनने में आ जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ अयादि संधि है। तो ये अयादि संधि कहाँ होती है, इसको बताने वाला सूत्र कौन सा है? तो उसके लिए पहला सूत्र दे रहा है अयादि संधि का, एचो अयवायावः। क्या सूत्र है? एचो अयवायावः, ये सूत्र है। ये काम क्या काम करेगा? अयादि संधि का कार्य करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सूत्र में एचः अयवायावः ये 2 पद है। एक पद है एचः, दूसरा पद है अयवायावः। अब अयवायावः को ही हम अलग अलग यदि लिखेंगे तो अय हलंत, य हलंत, अव हलंत, आय हलंत, आव हलंत। तो ये सारे आदेश जो हैं हलंत है, और इन सभी शब्दों को मिला करके सबको एक बना दिया है। और एक बना करके चूँकि इसमें 4 शब्द हैं, इसीलिए प्रथमा के बहुवचन का ये रूप है। अर्थात कोई भी हलंत शब्द होता है तो प्रथमा के बहुवचन में अह जुड़ता है। अवगतम? तो जैसे मान लीजिए पुल्लिंग में, जैसे मान लीजिए हमने कहा भवत शब्द है, तो बीच में न आ जाता है, वहाँ वो अलग प्रसंग है। लेकिन भवत में त में अंत में अह जोड़ देंगे तो क्या प्रयोग बनेगा? भवतः। तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये प्रयोग बन जाता है। अवगतम? तो शब्द कौन है? हलंत। तो हलंत शब्द के प्रथमा के बहुवचन में अह जुड़ता है। तो यहाँ भी जो अंत में वर्ण है आव, उस आव के अंत में अह जोड़ करके प्रथमा के बहुवचन बना दिया इन सारे शब्दों को। इसी को बोलते हैं, ऐसे को ही बोलते हैं समास। तो समास में यहाँ समास हम जब पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के समास होते हैं। तो एक समास होता है द्वंद्व समास। तो जहाँ जितने शब्द हों उन सभी शब्दों को रख करके और जितने शब्द हैं उसके आधार पर विभक्ति का प्रयोग यदि कर देते हैं तो वो द्वंद्व समास में इतरेतर योग द्वंद्व समास होता है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे कि द्वंद्व समास 2 प्रकार के, एक समाहार और एक इतरेतर। तो जहाँ जितने शब्द हैं उसके आधार पर यदि विभक्ति का प्रयोग कर देंगे तो वो इतरेतर योग द्वंद्व होगा। जैसे मान लीजिए कि हम कहेंगे राम और श्याम। तो राम और श्याम 2 जने हैं, तो दोनों को एक साथ रखिए, राम श्याम। अब 2 जने हैं तो 2 को बताने के लिए विभक्ति लगती है औ। तो औ लगती है तो उसके अंत में औ जोड़ दीजिए, क्या बन गया? राम श्यामौ। अब ये राम श्यामौ एक शब्द बन गया जिसमें 2 पद हैं, तो ये द्वंद्व समास है। तो इसी तरह से यहाँ इस सूत्र में अय, अब, आय और आव
ये एक पद बना हुआ है और प्रथमा के बहुवचन में है। अब आपको यहाँ पता चल गया कि अयवायावह में प्रथमा विभक्ति है, और कल हमने आपको याद दिलाया, अभ्यास कराया था कि जहाँ पता चल जाए कि प्रथमा विभक्ति हो वो कार्य होता है। इसका मतलब प्रथमा विभक्ति किस में है? अयवायावह में। अब इसमें जो चार चीज़ें हैं इसको अलग अलग करके हम बोलेंगे तो अब क्या बोलेंगे? अय होता है, अब होता है, आय होता है, आब होता है, यही तो अर्थ होगा। एक साथ बोलेंगे अय अब आय आब होते हैं, तो अय आब जो काम होता है वो क्या होता है? आदेश। तो इसको हम यूं ही बोल सकते हैं कि अय अब आय आब आदेश होता है। अवगतम? कहाँ होगा ये आदेश? तो हमने कहा कि आपको ध्यान रखना है कि हलंत शब्द कोई भी हो उसमें यदि अह लगा हो तो समझिए षष्ठी का रूप है। तो यहाँ एचह ये प्रत्याहार है, तो एच में हलंत वर्ण है बाद में, तो हलंत होने के कारण हमने कहा हलंत शब्द कोई भी होगा तो पंचमी षष्ठी के एक वचन में अह जोड़िए, और पंचमी है कि षष्ठी है ये तो हम बताएंगे। तो जैसे इकह में षष्ठी विभक्ति थी उसी तरह से एचह में यहाँ विभक्ति क्या है? षष्ठी। और षष्ठी विभक्ति का पता लगते ही आपको क्या काम करना है? जिसमें षष्ठी विभक्ति लगी हो उसके स्थान में ये अर्थ करना है। तो अब एचह का क्या अर्थ निकला? एच के स्थान में। अब एच क्या चीज़ है ये भी आपको पता है, प्रत्याहार है। तो हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं एच प्रत्याहार के स्थान में। अब एच प्रत्याहार में क्या है? वर्ण है, तो हम और उसको जोड़ के बोल सकते हैं एच प्रत्याहार के वर्ण के स्थान में अय अब आय आव आदेश होते हैं। अवगतम? ये इस सूत्र में जो दो पद है इस दो पद से ये अर्थ निकला। अब एच के स्थान में अय अब आय आव आदेश होते हैं, कब होंगे? माने किस परिस्थिति में होंगे? जैसे इको एनच में आपने कहा इक के स्थान पर यन होता है अच बाद में रहने पर, तो यहाँ अभी तक ये कोई चीज़ नहीं आई कि कब हम एच के स्थान में अय अब आय आव आदेश करेंगे। तो यहाँ भी इको यनच सूत्र से अची पद आता है, तो अची अर्थ इसमें भी आता है। तो अची में चूंकि सप्तमी विभक्ति लेकर के आपने अर्थ किया था अच बाद में रहने पर, तो वो अर्थ इसमें भी जुड़ जाएगा। तो अब इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं अलग से अर्थ बताते समय में कि इस सूत्र में अची पद की अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्ति क्या चीज़ है ये हमने आपको बताया था कि पूर्व सूत्र में जो बातें कहीं कह दी गई है और बाद वाले सूत्र में उसकी यदि ज़रूरत पड़ती है, तो व्याकरण में जो चीज़ें पहले कह दी गई है उसको बार बार लिखते नहीं हैं, वहीं से उस शब्द को या उस अर्थ को ले आते हैं। तो पूर्व सूत्र से बाद वाले सूत्र में किसी पद का आना, किसी अर्थ का आना, उसी को अनुवृत्ति कहते हैं। अवगतम? तो यहाँ इसके पहले सूत्र है इको यनच, उस इको यनच सूत्र से अची पद की अनुवृत्ति आती है। तो अची का जो अर्थ वहाँ था वो अर्थ यहाँ भी आ जाएगा। तो अची का अर्थ क्या किया था वहाँ? अच बाद में रहने पर, तो यहाँ भी अर्थ होगा कब? अच बाद में रहने पर। तो अब इस एच अयवायावह का पूरा अर्थ क्या निकलेगा? एच के स्थान में अय अब आय आव आदेश होते हैं अच बाद में रहने पर। अब आपको ये बता चुका हूँ कि किसके बाद में रहेगा? जिसके स्थान में काम करना है। काम किसके स्थान में करना है? यहाँ एच के स्थान में। तो अच किसके बाद में चाहिए? एच के बाद में। एच क्या चीज़ है? प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? 4, ए ओ ऐ और औ। तो इसका मतलब इन चारों वर्णों के बाद यदि कोई स्वर वर्ण होगा तो हमें एच के जगह अय आदेश करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एच भी कितने हैं? 4, ए ओ ऐ औ, और अय अव आय और आव ये भी कितने हैं? 4।
तो यहाँ दोनों की संख्या समान है, तो यहाँ पर हम यथासंख्य नियम लगाएंगे, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप सामने स्क्रीन पे देखिए कि आपके लिखा हुआ है अयादि संधि का सूत्र एचो अयवायावः, उसके नीचे एक चार्ट बना हुआ है कि एच के स्थान पर अयादि, एच के बाद में अच, तो एच में 4 वर्ण है ए ओ ऐ औ, और आदेश भी 4 हैं अय अव आय आव। तो स्थिति क्या बनेगी? यथासंख्य नियम के आधार पर क्रम से ई के ए के जगह अय, ओ के जगह अव, ऐ के जगह आय और औ के जगह आव आदेश होगा। अवगतम? कर लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमने ये कहा कि एच के बाद अच रहे, तो उदाहरण हम दे रहे हैं कि हम प्रयोग बनाते हैं हरे धन ए, हरे प्लस ए। तो हरे प्लस ए में ज़रा देखिए, यहाँ हरे में क्या है? ए, आगे क्या है? ए, है ना। तो अब यहाँ एच वर्ण कौन हो गया? हरे में ए। उसके बाद जो ए है ये अच में है कि नहीं आता? अच कहाँ से कहाँ तक? अयुण के अ से लेकर के एउच के च तक बनाएंगे, तो अच में ए भी आ गया। तो अच बाद में रहने पर ए के जगह परिवर्तन क्या करेंगे? अय हलंत। तो अब हर में से जो ए था उसको हटा दिया आपने, हर का र क्या बच गया? हलंत। उस ए के जगह क्या आदेश हो गया? अय। स्थिति क्या बनी? हर अय, आगे वर्ण कौन है? ए। अब इस सब को मिला देंगे तो यह जाएगा ए से मिलेगा, तो इसका उच्चारण क्या होगा? अब हर ये क्या बन गया? अब इस शब्द को हम 1-2 बार उच्चारण कर लें, और उच्चारण करने पर देखिए कि इसकी ध्वनि कैसी आ रही है। हर ये, हर ये, आये, आये की ध्वनि आ रही है। तो अब कभी भी हम कोई संस्कृत का गद्य पढ़ें, पद्य पढ़ें, कहीं पर में इस प्रकार की यदि ध्वनि आती है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर में आय की ध्वनि आ रही है। इसका मतलब अयादि संधि में ये यहाँ आय आदेश हुआ है, और ये भी संधि पूर्व वर्ण के स्थान पर है। तो बाद में जो स्वर उसमें लगा रहेगा आय में, वो स्वर केवल जुड़ा रहेगा, उसको केवल आपको अलग करने की जरूरत है। तो आय में जो स्वर है उसको आपने अलग कर दिया, और बाद में जो आय बचा तो हमको पता चल गया है कि आय किसके जगह पर में होता है? ए के जगह। तो ए के जगह होता है, तो ऐसी स्थिति में संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो आय से पहले जो वर्ण है उसमें ए जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ अब एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि शब्द था हरे प्लस ए, तो हरे में क्या है? ए की ध्वनि, उस ए के जगह परिवर्तन कर दिया था आय। अब आय जब हटाएंगे तो आय किसके जगह था? ए के जगह। आय से पहले क्या वर्ण दिखा सुनाई दे रहा है? र। तो र में क्या जोड़ देंगे? ए। तो संधि विच्छेद क्या होगी? हरे प्लस ए। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अब मान लीजिए आपको अभ्यास हमने करा दिया, अब हमको प्रयोग किसी ने पूछा कि भाई एक बात बताओ कि संधि विच्छेद हमने किया है, ध्यान रखिएगा। अब हमने एक शब्द दिया कि बताओ कवि प्लस ए, कवि और ए, यहाँ संधि क्या होगी? यहाँ संधि रूप क्या बनेगा? और इसको जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा कि बताओ कवि प्लस ए है, तो कवि प्लस ए है, अब क्या होगा? तो यहाँ देखना है कि यहाँ एचो अयवायावः का क्षेत्र है कि नहीं ये, क्योंकि एचो अयवायावः तो कहाँ करता है? एक एच के जगह अच बाद में रहने पर। अब यहाँ एच नहीं है, क्या? ई। तो ई है तो यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? ई के बाद अच होने से तो इको एनच लगेगा। अब इको एनच जब लगेगा तो इसका क्या हो गया? संधि विच्छेद करके हमने जब रूप बना दिया तो अब क व में जो ई है उसको य में बदल दिया, तो स्थिति क्या बनेगी? कव्य, आगे ए, इसका मतलब इसका रूप क्या बनेगा? कव्ये। अवगतम? तो संधि करने पर
कवि प्लस ए का रूप क्या बना, कव्ये। और होता क्या है कि हमने आपको पूछा कि अच्छा कवये का संधि विच्छेदन बनाओ, तो संधि विच्छेद करो। कवये 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 इसका संधि विच्छेद करो। तो हम फटाफट क्या कर देते हैं, परीक्षा में हमको पूछा, हम इसका संधि विच्छेद कर देते हैं कवि प्लस ए। हमको परीक्षा में पूछ दिया कि कवये का संधि विच्छेदन करो, कवि प्लस ए। हम इतनी जल्दबाजी में बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम कह क्या रहे हैं, हमको पूछा क्या गया है। तो क्योंकि कवि शब्द कई बार हमारे दिमाग में है पहले से बैठा हुआ, तो हमने जो ही बोला कवये का संधि विच्छेद करो तो एक ही ध्वनि सुनाई दे रही है, और इधर कवि शब्द याद है ही, तो कवि प्लस ए। तो कवि प्लस ए यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो कभी भी अय आदेश नहीं होगा। अय आदेश नहीं होगा तो कवये नहीं बनेगा, तब तो पहले जो हमने बनाया था रूप वो क्या बनेगा, कव्ये। इसका मतलब हमको ये ध्यान रखना है क्या, कवये जो प्रयोग है इसमें अय की ध्वनि है, और अय किसके जगह आएगा, ए के जगह। इसका मतलब अय में से ए जो है उसको पहले अलग कीजिए, और अय जो है उससे पूर्व वर्ण जो है उसमें ए जोड़ दीजिए। तो अय को ए को हम अलग कर देंगे कवय से, तो कवय हलंत होगा और ए बनेगा। उसके बाद में जो अय आदेश है उससे पहले वर्ण कौन है, वो, तो वो है, तो वो कहाँ किस में जा कर के मिलेगा, वो में जुड़ेगा। तो वो में जुड़ेगा तो ऐसी स्थिति में इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कवे प्लस ए। क्योंकि ये जो कवे है, इस कवे के बाद जब ए रहेगा तभी ए अय में बदलेगा, और ये अय जब बदल गया तो ए से जा कर के मिला तो क्या बनेगा, कवये। अवगतम। तो अब हमने यदि इसका अभ्यास नहीं किया हुआ है तो हमें दिक्कत क्या आती है कि हरये प्रयोग तो हम पढ़ लिए हैं, तो हरये प्रयोग जब पूछता है हमको तो अभ्यास में होने के कारण बोल देते हैं हरि प्लस ए, वहाँ भी गलत। लेकिन हमने बार बार उदाहरण पढ़ाते समय कहा कि हरे प्लस ए, तो कदाचित हरे प्लस ए याद रहता है, लेकिन जब दूसरा उदाहरण कोई आ जाता है तो फिर वही गलती हम करते हैं। इसीलिए हरये, कवये, मतये इत्यादि कोई भी शब्द आता है, अय की ध्वनि सुनाई देते ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये अय जो है ए के जगह परिवर्तन हुआ है, और अय ध्वनि होते ही यहाँ संधि कौन सी हो गई, अयादि संधि। अवगतम। इसी तरह से दूसरा उदाहरण क्या है, एच प्रत्याहार का दूसरा वर्ण कौन है, ओ। इसका मतलब ओ के बाद में भी कहीं अच रहेगा, तो ओ का बदलाव किस में होगा, अब आदेश में। अवगतम। तो अब आप ध्यान रखिए कि यदि अब के बाद जो स्वर है वही स्वर तो इसमें जाके मिलेगा। अब वो स्वर यदि मिलेगा तो उसी प्रकार की ध्वनि इसमें होगी, लेकिन अब की ध्वनि बाद में जरूर पहले होगी। अवगतम कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि विष्णु धन ए, विष्णु धन ए, विष्णु में क्या है, ओ, आगे क्या है, ए, तो ओ इंग प्रत्याहार एच में आ गया। उसके बाद अच प्रत्याहार का वर्ण कौन हो गया, ए। ओ का परिवर्तन किस में करेंगे, अब में। अब में करेंगे तो ओ बदल गया अब में, तो स्थिति क्या बनी, विष्णव प्लस ए। अब जाके जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, विष्णवे, ये तो बनेगा। अब इसका मतलब जब ये आपको तय हो गया, ओ के बाद यदि अच रहेगा तो ओ का परिवर्तन किस में होगा, अब में। अब हमने आपको उदाहरण दे दिया कि अच्छा बताओ जिस नवे, इसका संधि विच्छेद करो। तो जिस नवे शब्द अब पठित शब्द है, लेकिन जिस नवे में आप उच्चारण करते में समय में तो ध्यान रखिए कि अब की ध्वनि आ रही है, और अब की ध्वनि आ रही है तो अब किसके जगह होगा, ओ के जगह। और जिस नवे में अंत में कौन सी ध्वनि आ रही है, ए, तो ए को लेकर के अलग कर दीजिए। स्थिति क्या बनी, ए अलग हो गया, अब किसके जगह होता है, ओ के जगह, तो ओ जोड़ दीजिए अब से पहले वाले वर्ण में, क्या बनेगा, जिष्णु प्लस ए।
हम बोलते हैं विष्णवे प्रभ विष्णवे। अब कोई पूछ दे प्रभ विष्णवे का संधि विच्छेद करो, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं प्रभ विष्णु प्लस ए। अवगतम। तो इस तरह से हम यदि ये ध्यान रखें तो कहीं भी गलती होने की संभावना नहीं होती। केवल मूल जो सूत्र का अर्थ है और जो परिवर्तन होता है वो ध्यान में रखने की जरूरत है। अवगतम। इसी तरह से हम और अन्य उदाहरण पढ़ेंगे आगे। अब इसके बाद में तीसरा जो है वो क्या है, आय आदेश। यही तो है। ओ पहला वर्ण ए के जगह परिवर्तन आय, ओ के जगह अब, ऐ के जगह आय। तो अब तीसरा जो अयादि संधि का जो परिवर्तन है वो है आय। आय किसके जगह होगा, तो तीसरा स्थानीय कौन है, ऐ। इसका मतलब ऐ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण होगा तो ऐ किस में बदलेगा, आय में। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, हमने कहा नई प्लस अकह। तो नई प्लस अकह में नई में क्या है, ऐ, आगे क्या है, अकह का अ। अवगतम। तो ऐ जो है उसके बाद स्वर वर्ण हो गया अ, तो अ सीधे जाके मिलेगा। लेकिन नई के जगह परिवर्तन क्या होगा, आय। स्थिति क्या बनी, न आय हलंत, आगे अक जाके मिल गया, क्या बनेगा, नायकः। अब आपने एक बार ये नायकः प्रयोग ध्यान में रखा। अवगतम। तो नायकः प्रयोग जब ध्यान में रखा तो इस प्रकार की ध्वनि वाला कोई शब्द होगा तो प्रायः इसी तरह से संधि विच्छेद करेंगे। हमने कहा गायकः का संधि विच्छेद कीजिए, क्या बने करेंगे, गई प्लस अकह, ये तो करेंगे। हमने कहा ध्यायकः, ध्यायकः, अब जरा सुनिए और उसको ध्यान रखिए, ध्यायकः। तो ध्यायकः में ध्याय आय की ध्वनि आ रही है, तो आय किसके जगह होगा, ऐ की जगह, क्या बनेंगे, ध्यय प्लस अकह। ध्यय प्लस अकह बराबर ध्यायकः। अवगतम। तो इस तरह से हम कोई भी शब्द अपनी तरफ से बना भी सकते हैं। दिमाग में ये रखिए कि ऐसा शब्द जिसके अंत में ऐ हो और आगे क्या हो, स्वर हो। जैसे मान लीजिए, अब हमने आपको उदाहरण दिया मत्यई प्लस अस्ति। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दिया हमने क्या, मत्यई प्लस अस्ति। तो मत्यई में क्या है, ऐ, आगे क्या है, अस्ति में अ। तो मत्यई जो है ऐ, इसका परिवर्तन किस में होगा, आय में। तो मत्याय, आगे अस्ति जाके मिलेगा मत्यायस्ति इत्यादि। तो बहुत सारे अपठित शब्द को भी लगेगा कि हम तोड़ रहे हैं, तोड़ सकते हैं, इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। केवल एक बार दिमाग में सेट करने की ज़रूरत है कि ये वर्ण यदि होगा तो इसका परिवर्तन ये होगा, कंडीशन ये है। और चूंकि ये सारे वर्ण क्या है, पूर्व वर्ण के ही स्थान में परिवर्तन करेगा, तो उसमें बाद में जो ध्वनि लगी है, जो स्वर लगा हुआ है उसमें, उसको लेकर के अलग कर दीजिए और उस ध्वनि का परिवर्तन किस वर्ण के जगह हुआ है ये ध्यान रखिए, तो कभी गलती होने की संभावना नहीं होती। इसी तरह से चौथा उदाहरण क्या है, औ के जगह परिवर्तन आपको करना है। तो अंतिम एच का वर्ण कौन हो गया, औ। इसी तरह से अंतिम आदेशवाचक शब्द कौन हो गया, आव। तो औ का परिवर्तन किस में करेंगे, आव में। तो इसका मतलब जिस शब्द में आव की ध्वनि सुनाई दे उसको हम क्या कहेंगे, ये अयादि संधि का उदाहरण। तो जैसे हमने कहा पौ धन अकह। तो पौ में क्या है, औ, आगे क्या है, अकह। तो औ के बाद स्वर हो गया अ। औ का बदलाव किस में करेंगे, आव में। इसे क्या बनी, प आव अक, जाके मिलेगा शब्द क्या बनेगा, पावकः। तो अब पावकः जब एक शब्द आपको ध्यान में आ गया, एक शब्द याद हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी शब्द मिलेगा, उस शब्द में यदि आव पे जोड़ आ रहा है तो समझना है कि यहाँ आदेश हुआ है आव, और ये उसका उदाहरण है अयादि संधि का। अवगतम, समझ में आ रही बात। जैसे मान लीजिए
हमने कहा भानौ प्लस इह, क्या कहा, भानौ प्लस इह, ये संधि विच्छेद दिया और आपको कहा कि अब यहाँ संधि करके बताइए। तो देखिए भानौ में क्या वर्ण है, औ। औ जो है एच प्रत्याहार में आता है, तो औ के बाद एच के बाद स्वर रहेगा, तो औ का बदलाव किस में करते हैं, आब में। तो आब में जब करेंगे तो क्या बनेगा, भान हटेगा, भान रहेगा अलग, औ के जगह क्या कर दिया, आब। इसे तो क्या बनी, भा न आब, भानाब। आगे क्या है, इह, वह हलंत है, इसे जाके मिला क्या बनेगा, भानाब यह। अब जब ये आपने याद रख लिया तो अब आपको परीक्षा में, सिलेबस में, कोर्स में है और आपको पूछ दिया रघुवंश का पहला श्लोक कि वागर्था विव में संधि विच्छेद कीजिए, वागर्था विव। तो वागर्था विव में अब जोड़ किस पे आ रहा है, आब पे। तो आब किसके जगह होता है, औ के जगह। तो औ के जगह है तो इसको कीजिए वागर्थौ। आगे क्या होगा, इव, जाके मिलेगा क्या बनेगा, औ आब में वागर्था विव। तो वागर्था विव में संधि कौन सी, अयादि संधि। अवगतम। तो इस तरह से इसीलिए संधि प्रकरण सब पहले पढ़ाया जाता है कि आगे जब हम कोई शास्त्र पढ़ेंगे उसमें संधि और समास किए हुए पद का प्रयोग होता है, तो वो पद आप पढ़ करके उसको समझ सकें, उसको तोड़ सकें, उसका अर्थ समझ सकें क्या होता है। अवगतम। तो इस तरह से यह अयादि संधि का ये पहला सूत्र है, जो सूत्र क्या करता है, एच के जगह अय, अब, आय और आब आदेश करेगा अच बाद में रहने पर। अब यहाँ ये एक दो चीज़ ध्यान में रखिए कि कई जगह क्या है कि मान लीजिए संधि करने वाला नियम एक ही सूत्र है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही नियम है हमारे पास। लेकिन यदि किसी किसी संधि में एक से अधिक नियम आता हो तो हम उस नियम को अलग अलग छांटेंगे कैसे, अलग अलग कैसे ध्यान में रखें। क्योंकि जब अयादि संधि है तो मान लीजिए अब आदेश जैसे इस सूत्र से हुआ है तो अब ही तो कहीं सुनाई देगा, तो दूसरे भी सूत्र से जब होगा तो अब ही सुनाई देगा। तो फिर अंतर कैसे पता करें, तो अंतर पता करने के लिए सूत्र को ध्यान में रखना होगा कि ये सूत्र किस कंडीशन में कर रहा है और ये सूत्र किस कंडीशन में कर रहा है, और उसी आधार पर शब्द में भी अंतर आएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने ये आपको कहा कि एचो अयवायाव सूत्र अयादि आदेश तभी करेगा जब इसके बाद में अच रहेगा। तो यहाँ ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि अच निमित्त चाहिए, अच बाद में रहने पर ये काम करेगा। अवगतम। तो ये पहला सूत्र है। अब अयादि संधि का एक दूसरा भी सूत्र है जो महत्वपूर्ण सूत्र है, तो इस सूत्र को इस सूत्र से अलग करके थोड़ा समझना है। अब देखिए दूसरा सूत्र है वांतो यी प्रत्यये, वांतो यी, य में छोटी की मात्रा, वांतो यी प्रत्यय। अब पाणिनि की वैज्ञानिकता देखिए, छोटा सा उदाहरण यहाँ दिखा रहा हूँ। सूत्र क्या है, वांतो यी प्रत्यय। अवगतम। अब यहाँ पहला शब्द है वांत। वांत का मतलब क्या है, वो है जिसके अंत में, उसे कहेंगे वांत। क्या कहेंगे, वांत। किसको कहेंगे वांत, वो है जिसके अंत में, उसे वांत कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, इतना जब पता चल गया वो है जिसके अंत में, अवगतम, तो अभी आपको वांतः में विभक्ति भी कौन सी है, प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति जिसमें होती है
वो होता है कार्य, वो होगा आदेश। तो वांत में प्रथमा विभक्ति है वांतः, इसका अर्थ क्या होगा? वांत आदेश होगा। वांत का मतलब क्या हुआ? वो है जिसके अंत में वो आदेश होगा, वो है अंत में जिसके वो आदेश होगा, अर्थात ऐसा आदेश होगा जिस आदेश के अंत में वह हो। और ऐसा आदेश हमने आपको अभी अभी एचो एवा सूत्र में पढ़ाया कि वो कौन सा आदेश है जिसके अंत में वह है। वो आदेश है अब और आब। क्या है? अब और आब। तो अब और आब जो है इसमें वकार है अंत में। इन दोनों चीज़ों को लेना था हमको, तो इन दोनों चीज़ों को ही लेना था। तो मान लीजिए चारों चीज़ों को लेना होता तब तो वही उस सूत्र का पूरा अर्थ आ जाता। अब उस दो को ही लेना है, केवल अब और आब को। तो या तो हम अब आब बोलते इस सूत्र में, तब हमको पता चलता। तो सूत्र का स्वरूप हमको क्या बनाना पड़ता? अब आब ई प्रत्यय। क्या सूत्र बनाना पड़ता? अब आब ई प्रत्यय, यही तो बनाना पड़ता। लेकिन अब आब ई प्रत्यय, तो अब आब जो कहना पड़ेगा उससे आसान हो गया कि नहीं? वांत। तो वांत एक शब्द हो गया, अब आब में दो दो शब्द का प्रयोग करना पड़ता। तो एक शब्द के द्वारा वही चीज़ आ गई जो दो शब्द से हम बोलते। तो हमने कहा वांतः, मैंने वकार है अंत में जिसके वो आदेश होंगे। अब कई बार परीक्षा में पूछ देता है कि ये वांतो ही प्रत्यय सूत्र में वांत का क्या मतलब है? तो वांत का मतलब क्या है? वकार है जिसके अंत में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अब और आब आदेश। तो वांतः वांत आदेशः भवति। वांत आदेशः नाम वांतः कस्य आदेशः? तो अब आदेशः, आब आदेशः। यतो ही अब आब इत्यस्य अन्ते व वर्तते। अब आब इत्यस्य अन्ते अ अस्ति, तस्मात् व अस्ति, तस्मात् अब वांत आदेशः, आब वांत आदेशः। अवगतम? तो वांतः का अर्थ क्या निकला? अब और आब। समझ आ गई बात? अब यहाँ देखो, हमने आपको कहा था कि कोई भी व्यंजन वर्ण होता है हम हलंत ही लिखते हैं। तो हलंत लिखते हैं तो यहाँ य में छोटी ई की मात्रा लगी है, और छोटी ई की मात्रा लगी है, इसका मतलब य शब्द हलंत जो होगा उसके सप्तमी के एकवचन में रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? ई। अब एकदम तो ई जब बनेगा तो हमने कहा सप्तमी विभक्ति जहाँ रहती है वहाँ अर्थ करो बाद में रहने पर। तो ई में सप्तमी विभक्ति लगी है तो अर्थ क्या होगा? य बाद में रहने पर, यह अर्थ होगा। अब अगला सूत्र क्या, अगला शब्द क्या है? प्रत्यय। अभी अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था कि दुनिया का कोई भी अकारांत शब्द हो, सप्तमी के एकवचन में रूप बनाना हो तो ए लगा दीजिए। तो यहाँ प्रत्यय शब्द है, तो प्रत्यय शब्द में अंत में ए सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये कहाँ का रूप है? सप्तमी के एकवचन का। तो प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ? जहाँ सप्तमी विभक्ति लगी रहती है उसका अर्थ होता है वो चीज़ बाद में रहने पर। तो प्रत्यय का अर्थ क्या निकलेगा? प्रत्यय बाद में रहने पर। अब संस्कृत की एक विशेषता है कि यदि दो समान विभक्ति, एक जैसी विभक्ति वाला पद यदि इकट्ठा हो या जितने भी पद हों उन सबको एक साथ जोड़ के हम अर्थ करते हैं, क्योंकि वो विशेष विशेषण होता है। अवगतम? तो यहाँ य में सप्तमी विभक्ति थी तो उसका अर्थ क्या क्या था? य परे रहने पर। प्रत्यय में भी सप्तमी विभक्ति है, अर्थ क्या करेंगे? प्रत्यय परे रहने पर। दोनों में सप्तमी विभक्ति है, इसका मतलब दोनों आपस में मिला जुला है। अब जब मिला जुला है तो दोनों को एक साथ करके अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ होगा? य प्रत्यय बाद में होने पर। क्या अर्थ करेंगे? य प्रत्यय बाद में होने पर। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा प्रत्यय जिस प्रत्यय के पहले य अक्षर हो, ऐसा प्रत्यय बाद में रहने पर। इसी को और क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं बच्चों को समझने के लिए, तो कह देते हैं यकारादि प्रत्यय बाद में रहने पर। अवगतम? अब ध्यान देना, यहाँ यकारादि प्रत्यय बाद में रहने पर वांत आदेश होगा।
अवगतम। वांत आदेश का मतलब समझ में आ गया। अब और आव आदेश होगा। अब पाणिनि कितने चालाक हैं, वो यहाँ हमको केवल कह दिए वांत आदेश होगा, लेकिन किसके जगह होगा ये हमको नहीं कहे। क्यों नहीं कहे? क्योंकि पहले वो समझा चुके हैं कि अब आव किसके जगह होता है, ओ और औ के जगह। तो जब ही हमने वांत आदेश कहा तो उसका स्थानीय अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो अब इसको हम पूरा यदि इस सूत्र का अर्थ करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा? ओ औ के जगह अब आव आदेश होता है। तो एक वांत पद से देखो कितना अर्थ निकल गया कि ओ औ के जगह अब आव आदेश होता है। ये वांत शब्द का अर्थ निकल गया। कब होता है? तो यहाँ शर्त दिया कि यकारादि प्रत्यय बाद में रहने पर। अवगतम। तो अब पूर्व सूत्र में क्या निमित्त था? अच बाद में रहने पर। यहाँ क्या निमित्त बदल दिया? यकारादि प्रत्यय बाद में रहने पर। अवगतम। अब ये सारी चीजें सब समझ में आ गई। तो अब इस सूत्र का एक वाक्य में अर्थ कीजिए। एक वाक्य में क्या अर्थ निकला? ओ औ के स्थान में, ओ औ के स्थान में क्रम से अब आव आदेश होता है यकारादि प्रत्यय बाद में रहने पर। यह अर्थ निकला। क्योंकि स्थानीय कौन है यहाँ? दो, ओ और औ। आदेश कितने होंगे? दो। अब और आव, तो यहाँ भी दो दो की संख्या है, तो क्रमिक आदेश पहले ही पढ़ चुके हैं। ओ के स्थान में क्या होगा? अब। औ के स्थान में क्या होगा? आव। यहाँ कंडीशन क्या है? यकारादि प्रत्यय बाद में रहने पर। अवगतम। तो अर्थ क्या निकला? इसको और भी क्लियर करें तो यकारादि प्रत्यय बाद में होने पर ओ के स्थान पर अब आदेश और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। अवगतम। आगे सूत्र का अर्थ समझ में। अब हमको उदाहरण से देखना है। जैसे हम प्रयोग बनाएंगे गो प्लस यम। गो प्लस यम। अब गो प्लस यम में यम जो है ये प्रत्यय का रूप है। तो गो है, गो में ओ की ध्वनि आ रही, ओ सुनाई दे रहा है। आगे क्या है? यम। तो गो जो है ओ के बाद यकारादि प्रत्यय पर में कौन हो गया? यम। तो ओ का बदलाव किस में होगा? अब आदेश में। तो अब जाएगा य से मिलेगा तो क्या बनेगा? गव्यम। अब गव्यम में चूंकि अब की ध्वनि है इसीलिए ये अयादि संधि है, लेकिन यहाँ शर्त क्या है? यादि प्रत्यय बाद में होने पर किया था। तो इसका मतलब सब जगह अंत में क्या सुनाई देगा? अब के बाद य। और इस तरह से किसी भी अन्य शब्द में भी यदि ध्वनि आ जाए तो समझ जाना कि ये भी अयादि का उदाहरण है। और इस अयादि को करने वाला सूत्र है वांतो यी प्रत्यये। जैसे हमने कहा, अब आपके सामने उदाहरण दे दिया कि बताओ भव्यम का संधि विच्छेद करो। तो भव्यम क्या सुनाई दे रहा है? भव्य। व्य अब सुनाई दे रहा है। तो अब सुनाई दे रहा है तो उसमें य लगा हुआ है। अब किसके जगह होता है? ओ के जगह। तो संधि विच्छेद क्या करेंगे? भो प्लस यम क्या बनेगा? भव्यम। हमने कहा लभ्यम क्या बनेगा? अब वही स्थिति, लो प्लस यम बराबर लभ्यम। अवगतम। तो इस तरह से यदि यह बाद में सुनाई दे रहा है, अब के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी अयादि है, लेकिन यहाँ अयादि करने वाला सूत्र जो है वो वांतो ई प्रत्यय है। एचो अवयाव तो तभी करता जब अजपाद में रहता। यहाँ अच है नहीं, इसीलिए दोनों सूत्रों में अंतर ये है कि वो सूत्र तो चारों के जगह करता था। ए के जगह भी आई करता था, ओ के जगह आव, आई के जगह आय, औ के जगह आव। लेकिन ये सूत्र उन दो चारों में से दो के ही जगह पर में करेगा, केवल ओ और औ की जगह करेगा। वो सूत्र अच बाद में रहने पर करता है एचो अवयवः। ये कब करेगा? ये बाद में रहने पर, यकारादि प्रत्यय बाद में रहने पर। अवगतम। इसी तरह से उदाहरण बचा नाभ्यम, मैंने औ के स्थान में भी परिवर्तन क्या करेंगे? आव। कब? वही यकारादि प्रत्यय परे रहने पर। तो नाभ्यम, नौ प्लस यम बराबर नाभ्यम। हमने कहा भाव्यम, तो क्या बना? भौ प्लस यम इत्यादि।
एक बार यदि उच्चारण और ये चीज़ें समझ में आ गई तो अपने आप बनता चला जाएगा। इस तरह से ये वांतोई प्रत्यय सूत्र भी क्या करता है, हमारे पास अयादि संधि ही करता है, क्योंकि अयादि संधि के अंतर्गत 4 चीज़ें आई थी। तो चाहे 2 करे तब भी अयादि है, 4 करे तब भी अयादि है। इस तरह से ये प्रमुख अयादि संधि के 2 सूत्र हैं, जिसके बारे में मैंने बताया। बाकी शेष चर्चा करेंगे दूसरे दिन। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ते रहिए इसको, और इसको जब भी है आप YouTube पे 1-2 बार इसको सुनेंगे तो कई बार सुनने से भी वो सारी चीज़ें पकड़ में आती है। एक बार में जो बातें समझ में नहीं आती हो, इसलिए ये आप सबको YouTube पे उपलब्ध कराया जा रहा है। सुनिए, जो चीज़ समझ में नहीं आ, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस जो चीज़ पढ़ा रहे हैं इससे संबंधित कोई छात्र प्रश्न क्यों नहीं पूछता है। केवल बहुत सुंदर ये तो 2-4 छात्र लिखते हैं, लेकिन हमको सुंदर है ये इतनी ज़रूरत नहीं है बताने की। हमको तो ये बताइए कहीं आपको दिक्कत है, कोई समस्या है, तो जिससे कि अगले दिन हम उसका समाधान करेंगे। समझ में आना चाहिए, ये अच्छी बात है, और आ रहा है तो ये आपके लिए भी अच्छी बात, मेरे लिए भी अच्छी बात कि मेरा कार्य सफल हो रहा है, जो चाहता हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाने की। तो ये सब ठीक है, लेकिन कहीं भी संदेह हो तो उसमें कोई संकोच करने की बात नहीं, और आप लोग अवश्य बताइए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।